आज का टॉपिक डायबिटीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइट्स अगर डायग्नोसिस हो गया तो उसको मेडिसिन्स कैसे स्टार्ट करनी पड़ती हैं, उनको टाइट्रेट कैसे करना पड़ता है, या आज का टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ कैसे किया जाता है। ये टॉपिक स्पेशली डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए है या प्रोफेशनल्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है। इसमें किसी मेडिसिन का ब्रांड इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ना तो किसी कंपनी को इंक्लूड किया हुआ है इस वीडियो में। जो बेस्ड ऑन अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की गाइडलाइंस के मुताबिक मैं आपको कुछ टिप्स बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए, फास्टिंग ब्लड शुगर जो है तकरीबन 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 है तो वो प्री डायबिटीज में आता है। रैंडम ब्लड शुगर खाना खा के 140 से नीचे होनी चाहिए। अगर रैंडम ब्लड शुगर 199 है और फास्टिंग ब्लड शुगर 125 है तो वो प्री डायबिटीज में आता है। लेकिन अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और खाना खा के 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, अलॉन्ग विद साइंस एंड सिम्टम्स, पर्टिकुलरली इसको 3 पीज बोलते हैं: पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। और यानी ज़्यादा पेशाब का आना, ज़बान का खुश्क होना, थकावट होना, भूख ज़्यादा लगना, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं। कहीं ना कहीं ये एसिम्प्टोमेटिक भी प्रेजेंटेशन हो सकती है, इंसिडेंटल फाइंडिंग्स भी हो सकती है। पहले हमें ये देखना चाहिए कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है नॉर्मली 5.7% से कम होनी चाहिए। जिसका भी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन 5.7 टू 6.4% होगा उसको प्री डायबिटिक बोला जाता है। और डायबिटिक का कंसिडरेशन तभी होता है अगर HbA1c 6.5% से ज़्यादा होगा। जो भी पेशेंट ये अप्रोच करेगा कि उसका HbA1c 7% है या उससे कम है, तो फर्स्ट गाइडलाइंस ये है कि उस पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए एडवाइस किया जाए और पेशेंट को भी कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ, अगर वो पेशेंट बिल्कुल वो कोऑपरेट करेगा, बोलेगा मैं आज के वो बोलेगा मैं आज के बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करूंगा, डाइट के ऊपर कंट्रोल करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, तो उस सूरत में एंटी डायबिटीज मेडिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर पेशेंट का HbA1c 7 टू 8.5% है तो क्या करना है? स्टार्ट विद मोनोथेरेपी। ड्रग ऑफ चॉइस जो है मेटफॉर्मिन है। ये जो मेडिसिन है 500 मिलीग्राम सस्टेंड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज वगैरह आती है। ये दवाई देनी चाहिए, खाने के बाद देनी चाहिए, वरना गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स जो होंगे, वो इरिटेशन वगैरह जो होगा वो कम होगा। और फर्स्ट टाइम जब आप दोगे तो इवनिंग टाइम पे, डिनर के टाइम पे ये दी जानी चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम ब्लड शुगर्स ज़्यादा राइज़ होंगी, मॉर्निंग टाइम पे शुगर्स ज़्यादा राइज़ नहीं होंगी। यानी कि मॉर्निंग का मतलब है दिन के टाइम ब्लड शुगर्स जो हैं वो तकरीबन कंट्रोल होंगी क्योंकि आप एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन रात के टाइम ब्लड शुगर ज़्यादा होंगी, इसलिए इवनिंग डोज स्टार्ट में प्रेफर की जाती है। उसके बाद पेशेंट को 4 हफ्ते का एक चांस दिया जाता है। उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल अगर अचीव नहीं हुआ होता है तो उस सूरत में मेटफॉर्मिन का डोज ट्वाइस अ डे दे देना चाहिए, यानी कि आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर देना चाहिए। दोबारा उसको 3 से 4 हफ्ते के बाद ग्लाइसेमिक कंट्रोल अगर दोबारा वो आएगा, वो अचीव नहीं हुआ होता है, तो उसको मेटफॉर्मिन जो है 1000 मिलीग्राम शाम का डोज देना चाहिए और 500 मिलीग्राम सुबह का डोज दिया जाना चाहिए। क्योंकि शाम को, रात के टाइम आप जब सो जाएंगे, ब्लड शुगर्स राइज हो जाते हैं, एक्टिविटीज़ नहीं होती है, इसीलिए प्रेफरेबली शाम का डोज तकरीबन 1000 मिलीग्राम उस सूरत में दिया जाता है। 4 हफ्ते तक और चांस दिया जाना चाहिए और देखना है ब्लड शुगर्स अगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो 1000 मिलीग्राम जो है मेटफॉर्मिन का डोज 2 दफ़ा दिया जाना चाहिए, यानी आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर। मैक्सिमम जो मेटफॉर्मिन का डोज है 2500 मिलीग्राम भी दिया जा सकता है, लेकिन आइडियली 2000 मिलीग्राम जो है वो रखना ठीक रहेगा। 3 महीने के बाद दोबारा उस पेशेंट को कॉल किया जाना चाहिए। उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल अगर देखा जाए, HbA1c अगर 6.5% से कम है तो वैसी मेडिकेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। कहीं टाइट्रेट करना है, अप डाउन आप डोज मेटफॉर्मिन का कर सकते हैं। 4 हफ्ते के बाद भी 6.5% जो है HbA1c है तो आप मेडिसिन सेम रखेंगे। मैंने टेबल पे ये डिस्प्ले किया हुआ है जो मेटफॉर्मिन का जो है तकरीबन फर्स्ट टाइम 500 मिलीग्राम देना है, खुराक के बाद देना है। उसके बाद 500 मिलीग्राम सुबह शाम भी दे सकते हो। 500 मिलीग्राम एक टाइम और 1000 मिलीग्राम दूसरे टाइम। किस टाइम ऐसा टाइट्रेट करना पड़ता है, 1000 मिलीग्राम सुबह शाम देना पड़ता है। अगर पेशेंट आता है HbA1c 8.5 टू 10%, उस पेशेंट को क्या करना चाहिए? फर्स्ट टाइम जब आपके पास आता है तो सिंगल ड्रग से मैनेजमेंट होगा नहीं,
उसको ड्यूअल एजेंट्स देने पड़ते हैं। मेटफॉर्मिन का जो प्रोटोकॉल है वो सेम है, उसको हम DPP4 इनहिबिटर्स देते हैं, डाईपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स उनको बोला जाता है। तो ये जो वेट न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इससे वेट पर आपको ओबेसिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दे आर वेट न्यूट्रल। ये मेटफॉर्मिन या विल्डाग्लिप्टिन और सीटाग्लिप्टिन देना पड़ता है। जो मेटफॉर्मिन का डोज आप वैसे रखेंगे, लेकिन सीटाग्लिप्टिन या विल्डाग्लिप्टिन मैं बताता रहूँगा। इस टेबल पे आपको मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, क्योंकि वीडियो लेंथी बनता जाएगा तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है। मेटफॉर्मिन की डोज जो है 1000 मिलीग्राम प्लस 50 मिलीग्राम विल्डाग्लिप्टिन या सीटाग्लिप्टिन सुबह शाम भी आप दे सकते हैं। विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन या लीनाग्लिप्टिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ग्लाइसेमिक कंट्रोल अगर अचीव नहीं होता है तो आप टाइट्रेट डोजेस एज पर टेबल मैंने जो बता के रखा है इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदर ड्यूअल एजेंट्स जो है मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइलयूरिया जो है, जिसको हम ग्लिमिप्राइड जो कॉमनली यूज हो जाती है, मगर ग्लिमिप्राइड में एक मोस्ट इफेक्टिव एजेंट तो है शुगर को कंट्रोल करने में, लेकिन ग्लिमिप्राइड जो होता है इसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको इसलिए ग्लिमिप्राइड को शाम के टाइम कम यूज़ किया जाता है, जिनका तकरीबन अगर बॉर्डर लाइन शुगर्स हैं या स्टार्ट में अगर आप आ जाएंगे, पेशेंट अगर डोज देना है तो मॉर्निंग टाइम देना चाहिए, क्योंकि दिन के टाइम अगर हाइपोग्लाइसीमिया का जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, चक्कर आ जाना, हार्ट बीटिंग हो जाना, पैल्पिटेशंस है या ड्राउजीनेस या अनकॉन्शियसनेस होना, ये ग्लिमिप्राइड को क्या करना चाहिए, बिफोर फूड दे देना चाहिए। ऐसे मैंने जो टेबल बनाया है, मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनाइलयूरिया यानी ग्लिमिप्राइड का डोज इसी तरीके से टाइट्रेट कर सकते हैं। एवन ग्लिमिप्राइड का जो मैक्सिमम डोज जो मैंने बताया 2 मिलीग्राम सुबह शाम भी दिया जा सकता है। इसको डोजेस को स्प्लिट भी करके दे सकते हैं। और मेटफॉर्मिन का डोज तकरीबन वैसे ही एवन 1000 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे, और साथ में इस तरीके से जो मैंने टेबल पे आपको डिस्प्ले किया हुआ है। इस तरीके से ग्लिकलाजाइड जो है वो भी एक माइल्ड टाइप का सल्फोनाइलयूरिया है, जो है प्रेफर्ड किया जाता है एल्डरली पॉपुलेशन में। वो खासकर ब्रेकफास्ट के टाइम दिया जाता है और वंस डेली दिया जाती है। ग्लिकाजाइड 30 मिलीग्राम भी दे सकते हैं, 30 to 60 मिलीग्राम है मैक्सिमम। आप 90 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम वंस डेली मगर देना है। लेकिन जो मेटफॉर्मिन का डोज आप वैसे टाइट्रेट कर सकते हैं एज पर ब्लड शुगर्स। अगर आप SGLT2 इनहिबिटर्स, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स अगर आप यूज करते हैं, डापाग्लिफोजिन, उसमें जो क्या है प्रोटोकॉल जो मेटफॉर्मिन का वो सेम है, मगर आपको मेटफॉर्मिन का जो डोज है वैसे ही टाइट्रेट करना है। तो अलबत्ता आपको डापाग्लिफोजिन का डोज है 5 मिलीग्राम से स्टार्ट कीजिए, मगर 10 मिलीग्राम ही इसका डेली डोज होता है, ज़्यादा डोज का इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। अब ट्रिपल थेरेपी, मैक्सिमम डोज ऑफ मेटफॉर्मिन जो है DPP4 इनहिबिटर्स, उनके साथ आप सल्फोनाइलयूरिया भी ऐड करेंगे, SGLT2 और पायोग्लूटाजोन। अगर पेशेंट को अंडरलाइंग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो पायोग्लूटाजोन उसके लिए और बेनिफिशियल साबित होगी। मैक्सिमम डोज ऑफ मेटफॉर्मिन जो है आपने वो यूज़ किए, सल्फोनाइलयूरिया यूज़ किया। अगर अंडरलाइंग पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो आप SGLT2 इनहिबिटर्स, GLP2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, लायराग्लुटाइड ऐड कर सकते हैं। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है, SGLT2 इनहिबिटर्स प्रेफर्ड है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। CKD पेशेंट्स के लिए SGLT2 इनहिबिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर ओबेसिटी कंसर्न है तो स्टार्ट विद ओरल सीमाग्लुटाइड, ये अब अवेलेबल है, पहले इंजेक्टेबल में अवेलेबल थी, अब ये टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। ये GLP1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, और बट कॉस्ट फैक्टर्स आर देयर। पहले स्टार्ट करना है 3 मिलीग्राम पर वंस ए डे और 1 मंथ के लिए, उसके बाद देखना है यू कैन इंक्रीज डोज 7 मिलीग्राम वंस ए डे, और डिपेंड करता है आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल किस तरीके से कंट्रोल होगा। एवन अप टू 14 मिलीग्राम वंस ए डे डेली दे सकते हैं। अगर किसी का पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया एक कंसर्न है तो उसमें एक्रोबोस विद मील्स 25 से 50 मिलीग्राम 1 से 3 दफ़ा दिन में यूज़ कर सकते हैं। वोगलीबोस 0.2 to 0.3 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो अपना ये ट्रीटमेंट जो है शुगर्स का अपने डॉक्टर्स के साथ, फैमिली फिजिशियन के साथ आप रब्ता रखेंगे। डायबिटीज़ मैनेजेबल है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा साइंटिफिक चलने की ज़रूरत होती है। आई एम श्योर जो मैंने ADA गाइडलाइंस जो बताई हैं, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया आपको आया होगा, तो ताकि ये चीज़ें कुछ आसानियाँ पैदा हों, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना, ताकि एक
अपडेट रहें। होप आपके अगर डायबिटीज़ है तो वो रिवर्स हो और अच्छी तरीके से डायबिटीज़ अदरवाइज़ कंट्रोल हो। तो टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल, बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, इंसुलिन के बारे में कोई और वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। आई एम श्योर ये मेडिसिन्स के बारे में आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा।